Okay, dear participants, welcome back in 40 hours challenge of Tariq Sir's P वाले for anatomy and physiology for physical activity. अभी हमारे पास जो है वो 10 घंटे की क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 30 घंटे की क्लास हमारे पास और बची हैं और उसमें हम लोग बहुत सारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो अभी समझने की और ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग पिछले 10 घंटे से बने हुए हैं लगातार मेरे साथ, तो इतने देर में आप लोगों ने कितना कुछ लर्न कर लिया होगा इसकी गवाही तो सिर्फ आप लोग देंगे, या जो सेल्फ एनालिसिस हम लोगों का सेक्शन होता है उसमें आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब हम लोग जो है वो आगे चीज़ों को लेकर के चलेंगे। आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ब्लड हमारे हार्ट के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से ट्रैवल करता है। तो उसको समझने से पहले हम लोग जो है वो अपने भारतीय कल्चर के अनुसार जो है वो लेट्स स्टार्ट विद द श्री सरस्वती वंदना, द गॉड हु गिव्स अस प्रिंसिपल्स टू एक्वायर नॉलेज, है ना। आरंभः वंदे परमेश्वरम ब्रह्मानंद स्वरूपम। मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर के बनाए सिद्धांतों की तारीफ के साथ। परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसके बनाए सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनंद है। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः। अर्थात ओ सरस्वती, आप हमारी हर तरह की कमजोरियों को दूर करने वाले हो। और ओ सरस्वती, जब हम आपके बताए हुए मार्ग में संघर्ष करते हैं तो आपका स्वभाव और आपके गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। ओ सरस्वती, इस संघर्ष में आपकी शक्ति हमें प्रदान हो। चोदयित्रिषु नृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। अर्थात ओ सरस्वती, आप हमें सच्चाई की तरफ प्रेरित करो और हमारे अंदर सत्यकर्म करने की सुमति प्रदान करो। उस सरस्वती ने मेरे संघर्ष को कबूल कर लिया है। महो अड़ः सरस्वती प्राचेतयति केतुना धियो विश्वाविराजति। अर्थात ओ सरस्वती, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हमारी बुद्धिमत्ता को जागृत करने का आप ही अकेले स्रोत हो। वो सरस्वती अपनी पूरी सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता यानी यूनिवर्सल विजडम और अपनी नॉलेज अर्थात ज्ञान के साथ यहाँ हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी की क्लास में मौजूद है। वो हर जगह मौजूद है। वो हमारे शहरग से भी ज़्यादा करीब है, कैरोटिड आर्टरी से भी ज़्यादा हमारे आपके करीब है। चलिए आइए तो फिर अब हम लोग अपना क्लास का हिस्सा शुरू करते हैं। जो मेन हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसा ही आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी लिखा रहता है ना। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। कार्डियो इज रिलेटेड विद द हार्ट और वैस्कुलर इज रिलेटेड विद द नसें, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में नसें बोलते हैं ना। वो नलियाँ जिसमें खून हमारा दौड़ता है, पूरी बॉडी में हमारा खून जिन नसों के ज़रिए से दौड़ता है, जिन कॉन्ड्यूट्स के पाइप्स के ज़रिए से दौड़ता है, उसको जो है वो वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पढ़ा जाता है तो उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को चूँकि अलग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग उसमें वैस्कुलर सिस्टम भी लेंगे, यानी कि खून दौड़ाने वाली जितनी भी नलियाँ हैं उनके बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कार्डियो। व्हाट डज इट दिस मीन्स? कार्डियो मतलब, कार्डियो मीन्स पर्टेनिंग टू हार्ट, दिल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी दैट इज़ कार्डियो। आपने देखा होगा जैसे कार्डियो ट्रेनिंग आजकल जो है वो जिम मतलब फिटनेस मैनिया में जो है वो आजकल कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट उस पर चल रही है ना। बड़ी मशहूर है कि मैं कार्डियो कर रहा हूँ आजकल, या हमें कार्डियो करनी चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन्स? कार्डियो मतलब
कार्डियो मतलब कि जो एक्सरसाइज हमारे दिल के ऊपर डायरेक्ट असर करे। अच्छा, अब दिल के ऊपर डायरेक्ट असर करे मतलब, देखिए दिल हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हमारी ज़रा ज़रा सी सोच का उसके ऊपर असर होता है ना? ज़रा ज़रा सी फिजिकल एक्टिविटी उसका असर हमारे ऊपर होता है। मैं बात कर रहा हूँ अभी आप लोगों से कि कार्डियो ट्रेनिंग जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब कहते हैं कि जिसका दिल पे असर पड़े। तो दिल पे असर तो हमारी हर ज़रा सी सोच का पड़ता है। ज़रा सा भी कोई गम वाली बात याद आ जाए तो फ़ौरन असर पड़ता है, खुशी वाली बात याद आ जाए तो फ़ौरन असर पड़ता है ना? इसी तरीके से जो है हमारी ज़रा सी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो तो आपका जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही अभी आपने आँख खोली है और आपने सोचा भर कि मुझे उठना है, तो अभी आपका मस्कुलर सिस्टम पे लोड नहीं पड़ा, लेकिन आपके जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पर लोड पड़ना शुरू हो गया। अभी उसने आपकी बॉडी को पहले से तैयार करना शुरू कर दिया कि अभी आप इसके ऊपर लोड डालने जा रहे हो, तो आपको यू नीड एक्स्ट्रा स्ट्रेस, आपको एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ब्लड, तो उसके लिए जो है वो फ़ौरन तैयार हो गया। जब आप उठ करके बैठ गए, अब आपने सोचा मुझे खड़ा होना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अलग तरीके से बिहेव करने लग गया क्योंकि अब आपको ब्लड ज़्यादा चाहिए। फिर आप चलने लगे, खड़े से फिर आपने चलने की सोची तो हार्ट के ऊपर अलग स्ट्रेस पड़ गया। फिर उसके बाद आपने चलने से भागना शुरू किया इस तरीके से। तो ये कोई भी एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब आप और मैं अपने को स्विच ओवर करते हैं तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो उसी तरीके से स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए, है ना, ताकि आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, उसके लिए जो है वो सबसे पहला ऑर्गन होता है हमारा कार्डियक, हमारा हार्ट, जिसके ऊपर असर पड़ता है। तो अब ये कार्डियक ट्रेनिंग क्या होती है? कार्डियक ट्रेनिंग को जो फिटनेस गुरुज हैं वो आमतौर से डिस्कस करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, आपका रेस्टिंग ब्रीदिंग रेट, आपका रेस्टिंग पल्स रेट जो है वो आपका 50% बढ़ जाए, और अब मिनिमम आप कम से कम 10 मिनट के लिए उसको बढ़ा करके रखें। तो अगर आप 10 मिनट के लिए अपने 50% और को बढ़ा के रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 70 है पल्स रेट, आप 35 और बढ़ा लेते हैं यानी कि 105 फॉर 10 मिनट्स, तो इसका मतलब है कि आप कार्डियो कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब कार्डियो में आपको मालूम है कि जो है वो कार्डियो जो है वो हाई इम्पैक्ट कार्डियो भी होती लो इम्पैक्ट कार्डियो भी होती है, और नो इम्पैक्ट कार्डियो भी होती है ना? तो हाई इम्पैक्ट कार्डियो क्या होती है? हाई इम्पैक्ट कार्डियो वो कार्डियो होती है जिसमें हमें एक्सरसाइज करते पे एक मूवमेंट में हमारे जो है वो दोनों पैर हवा में एक साथ हों, तो उसको बोलते हैं हाई इम्पैक्ट, लाइक रनिंग। रनिंग में हमारे जो है वो दोनों पैर एक साथ हवा में हर फेज में होते हैं, तो उसको बोलते हैं हाई इम्पैक्ट कार्डियो ट्रेनिंग। लो इम्पैक्ट कार्डियो ट्रेनिंग में हमारा एक पैर जमीन पर टच रहता है ऑलवेज, और एक पैर हमेशा हवा में रहता है एक फेज में। फिर जैसे ही दूसरा टच होगा तो जो है वो पहला वाला उठ जाएगा। इसको कहते हैं लो इम्पैक्ट। और एक होती है नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट कार्डियो ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि हार्ट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ना 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 ना, है ना? बस इसका मतलब असल में इसको डिफाइन करने के लिए नो इम्पैक्ट कहा गया है। अदरवाइज पूरा वैसा ही असर पड़ रहा है, उसके वैसे ही हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बल्कि नो इम्पैक्ट में जो है वो मतलब नो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छी होती है बायोमैकेनिकली। बायोमैकेनिकली नो इम्पैक्ट कार्डियो ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होती है लो इम्पैक्ट से और हाई इम्पैक्ट से, है ना? नो इम्पैक्ट किस में कहते हैं? नो इम्पैक्ट उसमें कहते हैं जिसमें डायरेक्टली आपकी बॉडी के ऊपर लोड नहीं पड़ता और बाहर से आपको कुछ सपोर्ट मिलता रहता है, बाहर से आपके मूवमेंट्स करने के लिए आपको सपोर्ट मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग। साइकिलिंग, आप साइकिल चलाते हो तो नो डाउट आपके जॉइंट्स पे असर पड़ता है, आपका मस्कुलर सिस्टम पे असर पड़ता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे ही काम करता है, आपका स्वेट सिस्टम वैसे ही काम करता है। लेकिन चूंकि आपको बाहर से चेन, पुलीज, व्हील्स, उनके ज़रिए से आपके मूवमेंट्स में आपको एक्सटर्नल सपोर्ट रहती है, इस वजह से उसको नो इम्पैक्ट कार्डियो ट्रेनिंग में गिना जाता है। इसी तरीके से आप जितनी भी एक्सरसाइजेज आप जो हैं वो पानी के अंदर करते हैं, एक्वेटिक एक्सरसाइजेज जिनको बोलते हैं, तो जितनी भी चीज़ें आप पानी के अंदर करेंगे तो चूंकि वो बायंट फोर्स पानी का, वो बायंसी, वो बायंट फोर्स जो पानी अपथ्रस्ट मूवमेंट लगाता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो एक्सटर्नल आपको एक सपोर्ट देता है जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर बहुत कम असर पड़ता है
और आप जिस मस्कुलर ट्रेनिंग को आप करना चाहते हैं, जो आप रेंज ऑफ मोशन आप करना चाहते हैं, तो आपको इसमें कम तकलीफ होती है। तो जो लोग इस तरीके की कंडीशन हो गई है, बहुत वीक हो गए हैं, उनको आप एक्वाटिक एक्सरसाइजेज करवाएं, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो ये नो इम्पैक्ट कार्डियो ट्रेनिंग का वो आता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो पर्टेनिंग टू हार्ट हो, रिलेटेड विद द हार्ट हो, दैट इज कॉल्ड कार्डियो। अच्छा, वैस्कुलर कहते हैं पर्टेनिंग टू आवर ऑल द नलियाँ, जो हमारी खून की नलियाँ, जिनके ज़रिए से खून हमारी पूरी बॉडी में दौड़ता है ना। इसको जो है वो हम लोग कहते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, आप देखिए इसमें लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है ब्लड कॉन्ड्यूट। आमतौर से जो अच्छी किताबें होती हैं उसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को लिखते हैं ब्लड कॉन्ड्यूट्स। कॉन्ड्यूट कहते हैं पाइप को, जो पानी का पाइप होता है जो अंदर से खाली है और ऊपर से उसके कवरिंग लगी हुई है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्यूट। चूंकि ये ब्लड लेकर जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये ब्लड लेकर ट्रैवल करते हैं, इस वजह से इनको ब्लड कॉन्ड्यूट्स बोलते हैं। तो आप लोग भी याद रखिए, अच्छी टर्मिनोलॉजी है। आपके पास जितनी ज़्यादा, मैं पहले से लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि आपके पास जितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी होगी, आपकी पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी उतनी अच्छी होगी, उतनी मजबूत होगी, और आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पर उतनी ज़्यादा होगी। तो ब्लड कॉन्ड्यूट्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग जो है वो आगे देखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए पीछे आपको एक पेड़ नुमा सा नजर आ रहा होगा, पेड़ टाइप का, है ना। तो ये पेड़ जो है, आप देखिए, मैं इसको अगर पीछे करूं सारा, तो ये है ना, ये पेड़ जो है ये पूरी आपकी वो है ब्लड कॉन्ड्यूट्स हैं। अब हमें समझ में आएगा ब्लड कॉन्ड्यूट्स। तो ये ब्लड कॉन्ड्यूट्स देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम है। हर सिस्टम अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम्स के साथ मिल के ही काम करता है। अगर आप कहो कि सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अकेला काम करेगा, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अकेला नहीं काम कर सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता, नर्वस सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता, कोई सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता। कोई दो सिस्टम मिलके काम करेंगे नहीं, सारे जितने भी आपके पास सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम्स एक साथ मिल करके काम करेंगे, तब एक ऑर्गेनिज्म, मैं और आप, तब काम कर पाते हैं, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। चलिए आते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, पहले ब्लड कॉन्ड्यूट्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन होगा। इस वजह से हम लोग शुरुआत जो है वो अपने ब्लड कॉन्ड्यूट्स से करते हैं। ब्लड कॉन्ड्यूट्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज किसको बोलते हैं? जनरली जनरली ऐसा बोला जाता है कि आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, और वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देयर इज नो सच थिंग एट ऑल, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। प्योर और इम्प्योर ब्लड नाम का कोई चीज नहीं होती है ना। या तो आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब फुल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब आपके ब्लड से ऑक्सीजन निकल चुकी होगी और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस, और आपका जो खाने का मेटाबॉलिक पोर्शन है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। तो उसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, और इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ओके, तो आर्टरी वो हमारा ब्लड कॉन्ड्यूट है जो दिल से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड ले जाती है। ब्लड ले जाती है कहाँ से? हार्ट से। ये डेफिनेशन आप लोग पक्की कर लीजिए अपने दिमाग में, मैंने आपसे बार बार बोला है, 108 बार इसको दोहरा लीजिए। वो ब्लड कॉन्ड्यूट्स जो हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में किसी भी समय में, कैसे भी, कोई भी तरह का ब्लड हो, कोई भी तरह का, मतलब चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, 99% ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, लेकिन कहीं कहीं उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा आर्टरी के पास। तो आर्टरी किसको कहेंगे हम?
आर्टरी उस ब्लड कॉन्ड्यूट को कहेंगे जो हार्ट से दूसरे किसी एक ऑर्गन में या सारे ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड लेके जा रहा है, उसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे, राइट। आर्टरी जब हमारी हार्ट से चलती है तो स्ट्रक्चर में मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। फिर जैसे जैसे ये हार्ट से दूर होती जाती है ट्रैवल करते हुए, वैसे वैसे ये पतली होती चली जाती है, वैसे वैसे ये पतली होती चली जाएगी और पतली हो जाएगी और पतली हो जाएगी और पतली, बिल्कुल एंड पार्ट, extreme last part of artery is called as arteriole। आर्टीरियोल, मेरे साथ साथ इसको बोलिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी हो, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन तो अच्छी हो, जैसे कंपटीशन के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन जब आप कंपटीशन का पेपर उस वक्त दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका अटेंशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अटेंशन नहीं है तो आप आंसर आता हुआ भी आप गलत आंसर पर टिक लगाई जाते हो और बाद में फिर अफसोस होता है। इसी तरीके से आपके पास ज्ञान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उस नॉलेज होने के साथ साथ आपके पास जो है वो आपका प्रोनाउंसिएशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको आपकी पर्सनालिटी में, जिसको कहते हैं ना, चार चांद लग जाते हैं, तो वो चार चांद लगने वाली बात है, बस और कोई बात नहीं है। ओके, तो आर्टीरियोल, तो आप मेरे साथ साथ 2-4 बार दोहराएंगे, बाद में आप इसको 108 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और नहीं तो इसको वीडियो को बार बार आप पीछे करके भी देख सकते हैं, इसका आपका रिकॉर्डेड है, आपके पास बहुत आसानी है इस बात की। आर्टीरियोल है ना, तो एक्सट्रीम लास्ट पार्ट ऑफ द आर्टरी जो सेल से अटैच्ड होती है, सेल से जो आर्टरी का हिस्सा अटैच्ड होगा वो आर्टीरियोल होगा। अच्छा, सेल से डायरेक्ट नहीं होगा, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पहले हम लोग वेन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टरी के बारे में हमने डिस्कस किया कि आर्टरी इज द ब्लड कॉन्ड्यूट विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिल से जो ब्लड पाइप्स ब्लड ले जाते हैं वो आर्टरी होती हैं। हार्ट की तरफ कुछ हमारे जो है वो ब्लड कॉन्ड्यूट्स हैं, ब्लड पाइप्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन से यूज्ड हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून जो है वो हार्ट के पास ले जाता है। तो जो हमारे ब्लड कॉन्ड्यूट्स हार्ट के पास ले जाते हैं, हार्ट में ले जाते हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। 99% वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए बहुत सी किताबों में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये हमेशा का केस नहीं है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे ये कन्फ्यूजन अभी मत क्रिएट होने दीजिएगा अपने दिमाग में। सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, बहुत सिंपल है और बहुत प्रैक्टिकल है। क्या कि हार्ट से जो ब्लड पाइप, जो ब्लड कॉन्ड्यूट्स आपके ब्लड को ले जाएंगे दूसरे ऑर्गन्स में, हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में जब ब्लड जाएगा तो वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा। ये पक्की 100% प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपके पास है। और हार्ट के पास ब्लड आएगा, हार्ट के पास, ऑर्गन्स से हार्ट के पास आएगा तो वो वेन्स के जरिए से आएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिकली डेफिनेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा, और आगे की उसमें भी क्लास में हम लोगों को चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अच्छा, जिस तरीके से आर्टरी का एक्सट्रीम लास्ट पार्ट आर्टेरियोल था, तो वेन्स का एक्सट्रीम लास्ट पार्ट वेन्यूल्स है। वेन्यूल्स, आर्टीरियोल ओल, वेन्यूल ओल, तो ओल ओल आर्टरी, ओल आर्टीरियोल, वेन वेन्यूल, वेन्यूल। तो आप जो है वो ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हैं, या कोई और अपना एसोसिएटिव तरीका आप इस्तेमाल करिए और मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं और आगे जो है वो आपकी बात को और अच्छे तरीके से शायद कहने वाला हो जाऊं, है ना। तो ये एसोसिएटिव लर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग इस पे बहुत जोर दे रहे हैं, और रोज़ाना थोड़ी थोड़ी लर्निंग आपकी बनी रहनी चाहिए लगातार। बहुत सारी लर्निंग एक साथ आप नहीं कर सकते,
यानी अगर करेंगे तो वो यहीं अटकी रहेगी और आप बस एग्जाम में उसको उगल देंगे, उगलने के बाद आपका मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको लर्निंग अपनी परमानेंट करनी है। मैं बार बार आपका ध्यान दिला रहा हूँ, स्क्रीन पे जो कुछ है, नेट पे जो कुछ भरा हुआ है, तारिक सर जो कुछ कह रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मसला वो नहीं है। मसला इस बात का है कि आपके यहाँ पर कितना शिफ्ट हुआ। जितना ज़्यादा आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उतनी ज़्यादा मेहनत मेरी भी कारगर हो जाएगी, दूसरे और लोगों की भी हो जाएगी, और जो है वो आपकी भी मेहनत कारगर सिद्ध हो जाएगी। एनी हाउ, तो आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स, ये हमको आपको मालूम चल गया। अब आप आइए देखिए, ये आर्टरीज और वेन्स, आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स, ये सेल में डायरेक्ट नहीं जाते। नेचर ने एक सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एक प्रोवाइड करा रखा है कि ये सेल में जो है वो एक तरफ से आर्टरी और एक तरफ से वेन आकर के मिलती है, और बीच में एक बेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड, इस कैपिलरी के जरिए से ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज होता है। ब्लड जो है वो सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जाता है और सेल्स में से बाहर आता है। तो पहले कैपिलरीज में आएगा और फिर कैपिलरीज से चूंकि वो यूज्ड होता है ब्लड, तो फिर वो हमारे वेन्यूल्स में जाएगा, फिर वो वेन्स में जाएगा, फिर वो होता हुआ ट्रैवल करता हुआ हार्ट में जाएगा, है ना। इसी तरीके से जब आएगा हार्ट से, आर्टरीज के जरिए से आएगा, हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में आता है तो आर्टरीज से आता है, तो आर्टरीज में आएगा, आर्टीरियोल में आएगा, देन सेल में जाएगा, है ना। ये जो आपको जहाँ कैपिलरीज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो है वो हमारा क्या है, ये कैपिलरी बेड है। इस कैपिलरी बेड में जो है वो ब्लड का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अंदर जाता है, और यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारा यूज्ड ब्लड सेल अंदर अपने मेटाबॉलिज्म में जो पूरा इस्तेमाल कर लेता है, उसको जो है वो कैपिलरीज के जरिए से। ये कैपिलरीज जो हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, ये कैपिलरीज बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, और इनको जो है वो हम कोई भी फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या रप्चरिंग हो जाती है, तो कैपिलरीज जो हैं वो हमारी सबसे पहला ऑर्गन होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो फट जाती है। तो अगर आप जब ट्रेनिंग करते हैं तब भी ये फट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती हैं, बहुत माइन्यूट होती हैं, एक सेल की होती है, एक कैपिलरी एक सेल की होती है। अब आप सोचिए तो ये कितनी नाजुक है, और ये फट गई, तो इसको जो है वो 8-10 मिनट से लेकर के, जब आपने ट्रेनिंग रोकी, फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब आप रोकते हैं, तो पहले 8-10 मिनट से लेके और 4 घंटे तक में कैपिलरीज अपने को वापस रेकुपरेट कर लेती हैं, वापस रेकुपरेट कर लेती हैं, रिकवर कर लेती हैं। इसलिए जो है वो रिकवरी, रेस्टिंग पार्ट आपकी ट्रेनिंग का कैपिलरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टाइम पीरियड भी आप याद रखिए, पहले 8-10 मिनट से लेकर के 4 घंटे तक कैपिलरीज आपकी फुल्ली रेप्लेनिश्ड हो जाती हैं, फुल्ली रेजुविनेट हो जाती हैं, फुल्ली रेकुपरेटेड हो जाती हैं। तो ये कैपिलरी बेड अगर मिसिंग होगा तो हमारा ब्लड एक्सचेंज सेल्स के साथ नहीं होने पाएगा, और ब्लड वहीं पे जमा होता रहेगा, और फिर वो नील पड़ जाएगा, गुमड़ा पड़ जाएगा, जिसको गुमड़ा भी बोलते हैं, सूजन आ जाएगी। वो सारी चीज़ें कैपिलरीज की एब्सेंस में या कैपिलरीज की प्रॉपर फंक्शनिंग करने की ना करने की वजह से वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो कैपिलरीज का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैपिलरीज हमारी जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं आपके ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज़ में एक दूसरे में काम करने के लिए, राइट। तो ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आ गया, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फंडा, आर्टरीज और वेन्स। प्योर इम्प्योर कभी मत बोलिएगा। अगर आप प्योर इम्प्योर पहले भी बोल रहे थे और इस क्लास के बाद भी आप प्योर इम्प्योर बोलते रहे, तो तारिक सर पी वाले के साथ आपका मेहनत करना जो है वो फिर बेकार ही हो गया, है ना। तो प्योर इम्प्योर ब्लड कुछ नहीं होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, आप उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलिए, ठीक है। तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में हमें आपको मालूम चल गया। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें ये मालूम चली कि इनको हम ब्लड कॉन्ड्यूट्स बोलते हैं। दूसरा हमें ये मालूम चला कि हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स की तरफ जाएगा तो आर्टरीज से जाएगा, दूसरे ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाएगा तो वो वेन्स के जरिए से जाएगा। डायरेक्टली आर्टरी और डायरेक्ट वेन कभी भी सेल्स को नहीं पहुंचाते, बल्कि विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज ब्लड जो है वो हमारा ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है हमारा कैपिलरीज की मदद से, ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में।
देखिए हार्ट के बारे में हमें आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। आमतौर से आप यूट्यूब पे अच्छे जिनके जो है वो लेक्चर्स होंगे, आपको दिखेगा, वो भी बताते हुए आपको लगेगा, वो भी आपको बताते हुए आप सुनोगे उनको और इशारा भी करते हुए कि दिल जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। जबकि आप यकीन जान लीजिए दिल आपका कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं होता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये एनिमेटेड एक फिगर है। दिल आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पर है या मीडियल उस पे है, मीडियल लाइन पे है? मीडियल लाइन पर है, वेरी गुड। आपका दिल जो है वो मीडियल लाइन पर होता है, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम का काम, स्टर्नम बोन का मेन काम आपके हार्ट का प्रोडक्शन है। लंग्स का प्रोडक्शन करने का मेन काम रिब केज का है। रिब केज में वो ठुसे हुए होते हैं, ठुसे हुए होते हैं लंग्स हमारे पूरे, और लंग्स के बीच में ये हमारा जो है मुट्ठी के बराबर का होता है। हमें आपको सबको मालूम है, एक मुट्ठी के जितना जितनी जिसकी जितनी मुट्ठी है, मुट्ठी के बराबर का होता है। और ये बिल्कुल स्टर्नम के पीछे, इसके ऊपर स्टर्नम होती है। स्टर्नम का मेन काम है हार्ट को महफूज रखना। अब आप बताओ, स्टर्नम तो आपकी यहाँ से यहाँ तक है, बीच में है। अब अगर हार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो स्टर्नम का काम कैसे होगा उसको बचाना? फिर तो रिब्स का काम हो गया ना वो। नहीं, वो आपका हार्ट जो है वो जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम ऑन टू द मीडियल लाइन होता है। लेकिन आपको धड़कता तो यहाँ नजर आता है, यस, धड़कता यहाँ नजर आता है। देखिए आपको ये फिगर में आपको एक छोटा सा नीचे नीचे की तरफ छोटा सा आपको एक नोक सी नजर आ रही है ना? ये बहुत सबसे ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होता है। ये जो है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और पूरे हार्ट में जो कार्डियक मसल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन इस जगह होता है। पूरे हार्ट में सब जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सारे हिस्सों के मुकाबले में, सारे चैम्बर्स के मुकाबले में यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हार्ट जो है डग 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 यहाँ कर रहा है, लेफ्ट हैंड पे कर रहा है। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे ये हिस्सा लेफ्ट हैंड पे निकला हुआ होता है, छोटा सा हार्ट का हिस्सा लेफ्ट हैंड पे निकला हुआ होता है बस, जिसकी वजह से हमें लगता है दिल हमारा यहाँ पर है। दिल हमारा यहाँ पर नहीं है, दिल हमारा पूरा स्टर्नम में है। बस वो हल्की सी एक नोक निकली हुई है जो कि मोस्ट फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, और उसका मैकेनिज्म हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हार्ट कहाँ पर है? पोजीशनिंग ऑफ द हार्ट, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन टू द मीडियल लाइन, ऑन टू द मीडियल लाइन। लेफ्ट वेंट्रिकल का लोएस्ट पोर्शन, एक छोटी सी नोक जो सबसे ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन पूरे हार्ट की मसल्स में सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है। इस वजह से लगता है हार्ट पूरा यहाँ पर, नहीं, पूरा हार्ट यहाँ पर नहीं है, बल्कि सिंपल एपेक्स ऑफ द हार्ट यहाँ पर मौजूद है। बाकी पूरा हार्ट हमारा स्टर्नम के पीछे है। मुट्ठी बराबर होता है, हमें आपको मालूम है, 70-72 बार एक मिनट में, 70-72 बार एक मिनट में। यानी कि अगर हम इसको एक मिनट एक घंटे में करें तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 60। अच्छा, फिर उसको 24 घंटे में करें तो मोर देन 1 लाख टाइम्स जो है वो ये डक 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 कब से कर रहा है? जब से हम माँ के पेट में थे तब से जो है वो ये टक 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 कंटिन्यूअसली जो है वो ये कर रहा है। कोई ऑर्गन कंटिन्यूअसली काम नहीं करता, बीच बीच में सब रेस्ट करते हैं, बीच बीच में सारे ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं। वो आएगी बात हमारी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये सिंपल एक मैंने हाथ में लेकर के शो करने की कोशिश की है कि हमारा जो मुट्ठी के बराबर होता है, तो अगर आप मुट्ठी के बराबर उसको समझने की कोशिश करें तो वो इस तरीके से आपको आएगा। ये रियल हार्ट है, सर्जरीड है ना, सर्जरी किया हुआ है। इसलिए देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था डेंजर्स इन लर्निंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि कहीं कहीं आपको लाइव ऑर्गन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये लाइव है, खून के साथ है। इस तरीके की इमेजेस हमको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आपको करना चाहिए, यानी बहुत से लोग इनसेंसिटिव होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वो इनसेंसिटिव लोग मत बनिए कि जहाँ पर आप खून जो है वो बहता हुआ खून या वैसा जमा हुआ खून आप जो है वो सोशल मीडिया पे कहीं पे शेयर करें, उसको नहीं हमें करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके,
आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हार्ट के कितने हिस्से होते हैं। तो हमको आपको मालूम है, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से कि हार्ट इज़ ए फोर चैम्बर्ड ऑर्गन, मतलब 4 कमरे होते हैं इसके अंदर, है ना। कहते हैं ना वो 2 BHK 3 BHK, ये 4 BHK होता है। 4 बेडरूम्स हैं इसके पास, बड़े बड़े से। उन बेडरूम्स में से एट्रियम एक है, एट्रियम एक है, ये रिसीव करता है। एट्रियम रिसीव करता है, 2 होते हैं ये, एट्रियम 2 होते हैं, ठीक है, और ये ब्लड रिसीव करते हैं। वेंट्रिकल 2 और कमरे होते हैं, वेंट्रिकल्स, ये पंप आउट करते हैं। देखिए याद रखिएगा, एट्रियम रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल निकालते हैं। पहले किसी चीज को रिसीव करना, जैसे क्रिकेट में आप बॉल रिसीव करते हो एंड देन थ्रो करते हो, है ना। अगर आपके पास आप रिसीव नहीं करोगे तो थ्रो क्या करोगे। तो सबसे पहले क्रिकेट में सिखाया जाता है फील्डर को कि जल्दी क्यों कर रहे हो भाई, पहले रिसीव कर लो इत्मीनान से, फिर थ्रो करना। वरना होता क्या है, आमतौर से मैचेस में हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी कि थ्रो करने के चक्कर में, थ्रो की जल्दी में हम रिसीव करना भूल जाते हैं। तो पहले रिसीव करते हैं, तो पहले रिसीव करते हैं तो पहले ए आता है, बाद में वी आता है। आप इससे याद रखिए, एसोसिएटिव लर्निंग। ए एट्रियम, ए मतलब रिसीव, पहले रिसीव, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। आप ऐसा करके आप प्रैक्टिस करिए जरा, है ना। एट्रियम वेंट्रिकल, रिसीव पंप, रिसीव पंप, ऐसा करके, है ना। तो अब आप, मैं समझता हूँ शायद जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ याद हो जाएगी। देन हार्ट के अंदर जो है वो वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का काम है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड को भेजना और फिर बंद कर देना, ताकि ब्लड वापस उसमें न जाने पाए। देन पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी हमारी वो आर्टरी होती है जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अब देखिए आ गया ना वही चीज़ अभी हम लोग जो पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी और वेन्स में, है ना। तो ये आर्टरी हमारी पुल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। वो आर्टरी, ये अकेली आर्टरी है जो हार्ट से लंग्स में ले जा रही है। भाई हार्ट है और लंग जो है वो एक अलग ऑर्गन है। तो यहाँ हार्ट से लंग्स में जब भी ब्लड जाएगा तो आर्टरी के जरिए से ही जाएगा, ये डेफिनेशन में आपको मालूम है। उस आर्टरी का स्पेशल नाम है जिसको हम पुल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो वो पुल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। एक पुल्मोनरी वेन होती है, जब लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ब्लड रिफ्रेश हो जाता है, बिल्कुल तरोताज़ा ऑक्सीजन मिल जाती है, फ्रेश हो जाता है, तो वापस जो है वो लंग्स से वो वापस हार्ट में आता है। तो जब लंग्स से वापस हार्ट में आया तो एक ऑर्गन से हार्ट में गया ना, तो इसको जो है वो वेन लेकर के जाती है। बाय डेफिनेशन हमको आपको पता है, इसलिए उसको पुल्मोनरी कहते हैं। पुल्मोनरी इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिलेटेड विद द लंग्स। तो ये याद रखिएगा, रिलेटेड विद द लंग्स। जब लंग्स में ब्लड जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, तो पुल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है। इससे बहस नहीं है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब लंग्स से हार्ट में आएगा तो वो पुल्मोनरी वेन के जरिए से आएगा और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। देन हमारे पास एक आउटा होती है। ये हार्ट के पार्ट्स हैं, आगे चल के और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। आउटा जो है वो लार्जेस्ट और बिगेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। देन वेना केवा। वेना केवा जो है वो मेन वेन्स आर कॉल्ड वेना केवा। ये भी 2 होती हैं, ऊपर की अलग होती है और नीचे की अलग होती है। तो नीचे की एनाटॉमिकल टर्म में, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिटी में हमने आपने समझने की कोशिश की थी, इंफीरियर नीचे का और ऊपर की सुपीरियर। इसी तरीके से वो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो ये हमारा जो है वो क्लिक स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात तो थी नहीं हमारी आपकी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, और कॉम्प्लिकेटेड इनफैक्ट है नहीं, है ना। असल में हम लोग रिवीजन नहीं करते, हम लोग सुन लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हम लोग रिवीजन नहीं करते। अगर हम और आप रिवीजन मेंटेन करके रखें और दूसरों से शेयर करना शुरू कर दें, तो आप देखो, आप अगर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे तो आपके पास 10 इन्फॉर्मेशन और नई आपके पास रास्ते खुल करके आएंगे। तो इल्म, ज्ञान, नॉलेज शेयर करने से कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। आप जो समाज को दोगे वो आपको वापस मिलेगा।
आप समाज को सिक्योरिटी दोगे, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आप समाज को डेवलपमेंट दोगे, आपको डेवलपमेंट मिलेगा। आप समाज को नफरत दोगे, आपको नफरत मिलेगी। आप गाली दोगे, गाली मिलेगी। अच्छे नामों से दूसरों को पुकारोगे, लोग आपको अच्छे नामों से पुकारेंगे। तो ये तो उसूल है, पूरी दुनिया का उसूल है। बड़े से बड़ा इंसान या कोई भी और इंसान जिसको बुरा कहते हो, वो भी अपने बच्चों को यही सिखाता है कि जो दोगे वही पाओगे। तो इसलिए आप लोग कीप शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन टू योर जूनियर्स, टू योर कुलीग्स, टू योर क्लास फेलोज, ताकि उनको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उनकी मदद हो सके कैरियर बनने में। और जब उनकी मदद होगी तो आपकी भी हो जाएगी, बट नेचुरल है। ओके, तो अब हम लोग जो है वो हार्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट के अंदर पूरी बॉडी में ब्लड कैसे ट्रैवल करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मेन अपना टाइम जो है वो यहीं पे लगाएंगे। अगले हम लोग 10-15 मिनट जो है वो हम लोग यहीं पे अपना टाइम लगाएंगे और इसी को हम लोग गौर से सुनेंगे। क्योंकि अगर हमारा ये स्लाइड अगर हमें समझ में आज आ गई, इस वक्त आ गई, तो आप समझिए ज़िंदगी भर के लिए आपको परमानेंट होगी। अगर ये आज नहीं समझ में आई तो मुझे नहीं लगता कि फिर और कोई तरीका इससे भी आसान हो सकता है इसको समझाने के लिए कि ब्लड कैसे हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है, कैसे हमारे हार्ट में ट्रैवल करता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ से वो ट्रैवल करता है ना। तो इसलिए हम लोग बहुत अटेंशन के साथ सारे कामों को छोड़ छाड़ के आप यहाँ बैठ जाइए ताकि हम इस स्लाइड पे 100% अपना फोकस कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें आपको ये पता ही है कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमको आपको सबको मालूम है अच्छे तरीके से, है ना। तो वो 4 चैम्बर्स कौन से होते हैं, वो देखिए। ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर क्या ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर जस्ट हैविंग सच टाइप ऑफ डायग्राम, ताकि हमें चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। वो लेसन प्लान में आपने समझने की कोशिश की है ना, फ्रॉम सिंपल टू हार्ड, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। तो हम लोग यहाँ सिंपल से लेकर, सिंपल का भी सिंपल, सिंपलेस्ट से लेकर के चल रहे हैं, फिर सिंपल पे आएंगे, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स पे आएंगे। तो आपको समझ में, अब तब आप अप्रिशिएट करोगे कि ओहो हार्ट इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमें इतने आसानी से समझ में आ गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आज नहीं समझ में आया तो फिर आगे कैसे समझ में आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो ये हमारे 4 चैम्बर्स हैं, 4 रूम्स हैं। ये हमारा पूरा एक हार्ट था ऐसा। अब हमारे पास ये 4 चैम्बर्ड हमारे पास जो है ये हार्ट हो गया। ठीक है नहीं, ओके फाइन। अब ये देखिए, ये हमारा जो है वो अब कोई भी इंसान है जिसका दिल है ये, वो मेरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, मेरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। उसका ये राइट एट्रियम है, इसको ऑरिकल भी बोलते हैं, और ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट ऑरिकल है। तो आपको तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमको आपको मालूम होनी चाहिए कि एट्रियम क्या होता है। हाँ, रिसीविंग, रिसीविंग द ब्लड, रिसीविंग द ब्लड, रिसीविंग द बॉल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रिसीविंग नहीं हुई तो पंपिंग अच्छी नहीं कर पाओगे। पंपिंग में फिर फंबलिंग हो जाएगी। ये कहते हैं ना हम लोग, क्रिकेट में आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि ही फंबल्ड अ लॉट, मतलब क्यों? क्योंकि उसके हाथ में रिसीव तो हुई नहीं है। इसलिए रिसीविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसीविंग कहाँ से होगी? 2 ही हमारे पास पार्ट्स हैं बेसिकली, 4 में डिवाइडेड है वो, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और एट्रियम ए से शुरू होता है, ए पहले आता है वी से, वी बाद में जाएगा, पंप बाद में होगा, पहले रिसीव करेंगे हम। ठीक है, तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। देन नीचे के 2 हिस्से, अब 2 ही बचे, कॉमन सेंस है हमारे पास, है ना, कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास 4 हिस्से हो गए हार्ट के, जो कि बहुत आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर वीडियो पॉज करिए, सिंपल वीडियो पॉज करिए। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, वो आपको पता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम 2 होते हैं, वेंट्रिकल 2 होते हैं। ठीक, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आंखें बंद करके आपको इतना सा बोलना। अच्छा, साथ में एक चीज और सोचनी है
एट्रियम ये हाथ से करना है आपको, रिसीव एट्रियम रिसीविंग, वेंट्रिकल पंपिंग, है ना, क्रिकेट की बॉल, कितना आसान है, ठीक है नहीं। तो हमारा जो है ये एट्रियम एंड वेंट्रिकल हमारे 4 चैम्बर्स हो गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए, राइट एट्रियम से ब्लड को जो है राइट वेंट्रिकल में जाना होता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये राइट राइट ने दोस्ती बना रखी है और लेफ्ट लेफ्ट ने दोस्ती बना रखी है ना, राइट विंग लेफ्ट विंग। तो राइट विंग ने अपनी दोस्ती बनाई हुई है और लेफ्ट विंग ने अपनी दोस्ती बनाई हुई है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारे 3 वाल्व्स होते हैं। तो साइकिल के जैसे बालबोटी टाइप होती है ना, इस तरीके की ये बालबोटियां हैं, 3 है, ट्राई, इसलिए बोलते हैं इसको ट्राई। कस्प शेप के होते हैं, CUSP, कस्प शेप के होते हैं, इसलिए इसको जो है, और 3 होते हैं नंबर्स में, इसलिए इसको ट्राई कस्पेड वाल्व इनको बोला जाता है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दोस्ती होती है, यहाँ पर जो है वो 2 वाल्व्स हमारे पास होते हैं, 2 वाल्व्स हमारे पास होते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ पर हमारे पास 2 वाल्व्स हैं। ओके, अब आप देखिए, अब आपके पास ब्लड आना शुरू हो गया। देखिए ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एक सर्किल में चल रहा है और ये सर्किल में कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रिसीविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप पैसा रिसीव करोगे, पैसा रिसीव करोगे तभी तो आप खर्च करोगे, मार्केट में पंप करोगे, मार्केट में डालोगे। तो पहले रिसीव करोगे देन पंप करोगे, इसलिए जो है वो हम लोग रिसीविंग से शुरू कर रहे हैं। हार्ट में ब्लड कहाँ से रिसीव हो रहा है, हार्ट में ब्लड कहाँ से रिसीव हो रहा है, तो कहाँ से रिसीव हो रहा है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, कैपिलरी बेड से, याद रखिएगा, कैपिलरी बेड से। कैपिलरी बेड से कहाँ जा रहा है, जब सारा इस्तेमाल हो गया, सेल्स में सारा इस्तेमाल हो गया, ऑक्सीजन सारी इस्तेमाल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, दूसरी हार्मफुल गैसेस बन गई, और जो है वो खाने का एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस भी उसमें जमा हो गया। अब वो जहरीला हो गया, वो खून जहरीला हो गया, अब वो खून सेल से बाहर आना है, तो बाहर आकर के वो कैपिलरी बेड में आएगा, कैपिलरी बेड से वो वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल से वो वेन्स में जाएगा और चौड़ी, और सारी वेन्स चलते 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 ऊपर चलती जाएंगी और वो वेना केवा में आएगा। वेना केवा जो है वो हमारा हार्ट से नीचे, इन्फीरियर वेना केवा मतलब हार्ट से नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब हमारा पेट है, हमारी पीठ है, हमारे जो है वो बटक्स हैं, हमारी थाइज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हमारे हार्ट से नीचे हैं, वहाँ से पूरा ब्लड जो है वो कैपिलरी बेड, वेन्यूल्स, वेन्स और फिर इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा जो है वो आपके राइट एट्रियम में ब्लड ला करके छोड़ देगा। रिसीव एट राइट एट्रियम जो है वो खून को, जो खून आपका जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड था, यानी फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, फुल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड था, दूसरी अदर गैसेस हार्मफुल थी, दूसरा जो है वो खाने का एंड प्रोडक्ट उसमें जमा हो गया था, वो सारा चीज़ें, वो सब जो है वो राइट एट्रियम में इन्फीरियर वेना केवा से। दिल के ऊपर के जितना हिस्सा था, ये शोल्डर्स थे, हमारा अपर पेक्टोरल्स था, हमारी गर्दन थी, हमारा चेहरा था, हमारा सिर था, है ना, ये सारा कान थे, हमारे सब जगह से ब्लड जमा होता हुआ, यहाँ पर भी कैपिलरीज से होता हुआ, वेन्यूल से होता हुआ, वेन से होता हुआ, और फिर सुपीरियर वेना केवा, वे सुपीरियर वेना केवा से जो है तो 2 हिस्सों में 2 नालियाँ बड़ी बड़ी, 2 जो है नगर पालिका की 2 बड़ी सीवेज हमारे जो है वो पाइप्स यहाँ राइट एट्रियम में गिरते हैं, और राइट एट्रियम उनको जो है वो अपने पास जमा कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद जब यहाँ प्रेशर पड़ता है, जब ज़्यादा हो जाएगा ना ये ब्लड, जब ब्लड ज़्यादा हो गया तो प्रेशर पड़ा, तो ये पूरी जितनी भी वॉल्व्स हैं चारों तरफ, कहीं पे भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये जो ट्राइकोस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकोस्पिड वाल्व फिर जब प्रेशर पड़ेगा तो इसको मैसेज मिलेगा खुलने का, इसके जो वाल्व्स हैं वो खुल जाएंगे, जैसे ही ये खुलेंगे तो सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो राइट एट्रियम से सारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में जमा हो गया,
यहाँ तक की बात हमको बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। तो ब्लड हमारा कैसे आ रहा है राइट वेंट्रिकल तक? तो एक बार कमर बिल्कुल सीधी करिए, आंखें बंद करिए और सोचना शुरू करिए। सेल्स के अंदर ब्लड जो है वो यूज़ हो गया है, अब उसको जो है बाहर निकलना है, तो वो कैपिलरी बेड में आएगा, वेन्यूल्स में आएगा, वेन्स में आएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में प्रेशर पड़ेगा तो ट्राइकोस्पिड वाल्व को खुलने का ऑर्डर आएंगे, ट्राइकोस्पिड वाल्व खुल जाएंगे डैम्स की तरह, नालियों की तरह, और उसमें से ब्लड होता हुआ राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये हमारा एक सर्कुलेशन हो गया है ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ठीक है, आसान है। एट्रियम ब्लड रिसीव करता है, वेंट्रिकल पंप करता है, बाहर निकालता है। राइट वेंट्रिकल भी निकालेगा बाहर। ये बाहर कहाँ निकालेगा? ये लंग्स में डालेगा, लंग्स में डालेगा, है ना। अभी याद रखिएगा, ये बात हमें याद रखनी है कि अभी ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी ये लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी के थ्रू जाएगा? दिल से जा रहा है ना लंग्स में, और लंग्स जो है वो अदर देन हार्ट है, तो ये आर्टरी के जरिए से ही जाएगा। तो लंग्स में ले जाने वाली उस आर्टरी को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, पल्मोनरी आर्टरी। तो उस पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से जो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाएगा, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिफ्रेश हो सके और ऑक्सीजन से भरपूर हो जाए, वो लंग्स के अंदर जाएगा। तो लंग्स के अंदर जा करके उसके अंदर वो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के हिस्से ले लेंगे, वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझने की कोशिश करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा, है ना। हमारे ब्लड में एक हीम पार्ट होता है, कहते हैं ना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट, एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है, सक कर लेता है, और फिर उसको लेकर ट्रैवल करता है सब जगह। तो वो हीम पार्ट होता है, आयरन का बना हुआ होता है। वो हीम पार्ट आपका जितना मजबूत होगा, ऑक्सीजन उतनी मजबूती से उसमें कैप्चर्ड हो जाएगी, उसमें सक्ड हो जाएगी, और वो पूरी बॉडी में उतनी अच्छी ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। तो हमारा हीमोग्लोबिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कहते हैं ना हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो लंग्स में चला गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से। तो अब यहाँ पर भी एक बार आप अपनी बिल्कुल कमर सीधी करके आंखें बंद करके, क्योंकि मैंने आपसे बोला है इस स्लाइड को जाने से पहले आपको ये यहीं याद होना चाहिए और अभी याद होना चाहिए। अगर अभी नहीं याद हुआ तो फिर कभी नहीं याद हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। आई डोंट फील कि फिर और कोई तरीका इससे आसान आपको मिल पाएगा। तो एक बार फिर से दोहराइए इसको कि आपके सेल से यूज्ड ब्लड निकला, कैपिलरी बेड में गया, वेन्यूल्स में गया, वेन्स में गया, वेन्स से जमा हुआ इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, देन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ने अपना ब्लड राइट एट्रियम में डाल दिया, जिसको हम राइट ऑरिकल भी बोलते हैं। राइट ऑरिकल से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में गया, ट्राइकोस्पिड वाल्व के थ्रू, ट्राइकोस्पिड वाल्व्स के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जमा हो गया। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब लंग्स में जाना है, तो कैसे जाएगा? पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए से वो लंग्स में गया। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेज उसने लंग्स को सुपुर्द कर दी, और वहाँ से ब्लड ने अपने अंदर ऑक्सीजन ले ली, हीम पार्ट, हीमोग्लोबिन हीम पार्ट ले लिया। अब वापस इसको दोबारा हार्ट में आना है, लंग्स से दोबारा अब ये हार्ट में आएगा, तो किसके ज़रिए से आएगा? पुल्मोनरी वेन के ज़रिए से, क्योंकि अब लंग्स से हार्ट में आ रहा है ना, डिफरेंट दूसरे ऑर्गन से हार्ट में आ रहा है, तो वेन के ज़रिए से आएगा। वो डेफिनेशन हमको याद है। तो पुल्मोनरी वेन के ज़रिए से लंग्स में आएगा, लंग्स से हार्ट में आएगा, तो वो राइट एट्रियम से आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर आप देखिए, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, और लंग्स में ऑक्सीजन वो हुआ, एक्सचेंज हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आ गया,
पुल्मोनरी वेन के जरिए से, पुल्मोनरी वेन के जरिए से। हर स्टेप पे आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके और सोच सोच करके करते चलिए, देखिए आप कैसे आपको स्टेप्स में याद हो जाता है। अभी याद होगा, अभी याद होगा, अभी याद होगा, मैं पक्का कह रहा हूं आपसे, अभी याद होगा। सिर्फ आपको रेपिटेशन की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। आपको ये सारी चीजें पहले से, आपको क्या नहीं पता इसमें? आप बताओ, आपको 4 चैम्बर पता है, आपको एट्रियम पता है 2 होते हैं, आपको वेंट्रिकल पता है आपको 2 होते हैं, आपको वेना केवा पता है, आपको आपको जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी पता है, पुल्मोनरी वेन पता है, मैकेनिज्म सारा पता है। बस सीक्वेंस आपको थोड़ी सी याद करनी है, वो आप तारक सरस के याद कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत की बात है ना? तो ये लंग्स से जो है वो पुल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में आया, और जैसे राइट एट्रियम में आया था, प्रेशर बना था तो ट्राइकोस्पिड वाल्व के जरिए से, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बना तो वो बाइकोस्पिड वाल्व के जरिए से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये राइट लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आप देखिए, हार्ट का राइट हिस्सा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए हुए हैं, हमेशा याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड, राइट हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए हुए, लेफ्ट हिस्सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए हुए, ये याद रखेंगे, है ना? तो रिसीव किया उसने राइट लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स से फिर रिसीव किया उसने, अब किसे ऑक्सीजनेटेड किया, और फिर यहाँ पर जो है वो उसने किसको हैंड ओवर कर दिया पंप करने के लिए, किसको दे दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल को उसने दे दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब भर गया तो कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल ने पुश मारा, सबसे जोर का पुश, सब पंप मार रहे हैं, राइट एट्रियम भी पंप मार रहा है, लेफ्ट एट्रियम भी मार रहा है, राइट वेंट्रिकल भी पंप मार रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी पंप मार रहा है, मगर लेफ्ट वेंट्रिकल का हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ोर से पंप मार रहा है, उसका वो कोना सबसे ज़्यादा ज़ोर से पंप मार रहा है। क्यों मार रहा है? ताकि ब्लड आर्टा में फोर्स के साथ जा सके, क्योंकि जैसे ही फोर्स के साथ जाएगा तो पूरी बॉडी में उसको ट्रैवल होना है, ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी भी ट्रैवल होना है, नीचे भी ट्रैवल होना है, तो पूरी बॉडी में एक एक सेल के पास जो है वो ब्लड पहुंच जाए, उसके लिए पीछे से प्रेशर ज़रूरी है, और प्रेशर पीछे से आपने लगाया है तो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने लगाया है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, जिसकी वजह से लगता है हार्ट हमारा जो है वो लेफ्ट की तरफ है, जबकि पूरा हिस्सा हमारा जो है वो स्टर्नम के पीछे है। लेफ्ट वेंट्रिकल का छोटा सा हिस्सा, मोस्ट फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल, मोस्ट फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल, हमेशा याद रखिएगा। तो ये आर्टा से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में चला गया। कितना आसान है ना? आसान। अब आप इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए मेरे साथ साथ, आंखें बंद करिए, सिंपल, आंखें बंद करिए। अभी स्लाइड मत देखिएगा, स्लाइड ऐसी की ऐसी रहेगी आपके पास जैसी है। अब मैं आपसे बोलूँगा और आप उसको विजुअलाइज करते रहिएगा, अपने दिमाग में एनिमेट करते रहिएगा। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। यूज्ड ब्लड इन सेल goes into capillaries, capillary bed. From capillary bed, it goes into venules, then into veins. Then veins will collect all the blood into the vena cava. Inferior vena cava, superior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava pour down the blood into the right atrium. राइट एट्रियम में ब्लड को वो डाल देंगे। देन फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड गोज इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकोस्पिड वाल्व्स। देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल deoxygenated blood will go into the lungs with the help of pulmonary artery. In the lungs, gaseous exchange takes place, and then the oxygenated blood will again come into the heart via pulmonary vein. Pulmonary vein के जरिए से right atrium में blood आएगा. Then right atrium will send the blood into the left atrium से left ventricle में आएगा. Left ventricle में जो आएगा वो bicuspid valves के जरिए से आएगा.
और बाइकोस्पिड वाल्व्स आउटा में ब्लड को पूरे फोर्स के साथ भेजेगा ताकि पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र हो सके ब्लड। कितना आसान है। कैपिलरी ब्लड, वेन्यूल्स, वेन्स, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, ट्राइकोस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल, लंग्स में पुल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से, और फिर लंग्स से पुल्मोनरी वेन के ज़रिए से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में, और बाइकोस्पिड वाल्व के ज़रिए से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा। सिंपल। कितना आसान है। तो ये सारा आपको याद रखना बहुत आसान है। आप इसको कई बार रिवाइज करिए। देखिए, अगर ये हमारी ऑफलाइन क्लास होती, लाइव क्लास होती, तो उसमें 2-4 बार आप रिवाइज कर लेते, बस हो जाता काम। बाद में कन्फ्यूजन होता तो फिर एक दूसरे से पूछते। यहाँ पर हमको और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, आप बार बार इसको रिपीट करके देखिए। तो थोड़ा सा टाइम लगाइए। आप यहाँ पर अगर आधा घंटा इस स्लाइड पे लगा देंगे तो आप यकीन जानिए परमानेंटली ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरी बॉडी में कैसे हो रहा है ये आपके पास हो जाएगा, है ना। ये आपका हिस्सा हो जाएगा, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ बार बार कहता चला आ रहा हूँ, यही मेरी भी हमेशा की प्रैक्टिस रही है, आज भी यही प्रैक्टिस है। कोई भी चीज़ समझना होता है तो उसके अंदर उसको सुनना, उसको पढ़ना, समझना इज़ गुड, लेकिन अगर रिपीटिशन नहीं किया तो इज़ बैड। तो आपको भी बार बार इसको रिवाइज करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए बहुत आसान हो गया है और इसको आप समझने की कोशिश आपने कर ली है, और इसको अब आप दूसरों से शेयर करेंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल परमानेंट पक्की हो जाएगी। ठीक है नहीं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। अब आप अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, ये है ओरिजिनल, ये भी एनिमेटेड है लेकिन ओरिजिनल हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो अब आपके समझ में आएगा कि अच्छा यार, ये देखिए कितना आसान तरीके से जो है वो हमने समझ लिया। तो एक बार हमने आसान समझ लिया, अब हमको समझना मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल वाला पार्ट मुश्किल नहीं है। अगर यही पार्ट अगर पहले आ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। भाई मुझे तो बहुत मुश्किल लगा, मुझे बहुत मुश्किल लगा, इसलिए मैंने इस डायग्राम को खुद बनाया, एक एक करके, एक एक करके, और वही एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसे ऐसे ही मैंने किया था और ऐसे ही मैंने आपसे शेयर किया था, इसी तरीके से। ऐसे ही मैंने एक बनाया, फिर एक बनाया, उसको याद किया, समझा, फिर एक याद किया, फिर एक किया। ऐसे ही मैंने अपने क्लास फेलोज़ को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को हमेशा जब भी पढ़ाया तो ऐसा ही मैंने उनके साथ डिस्कस किया। फिर ऐसे किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसे 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 किया, और पूरी बॉडी में ब्लड चला गया। तो ऐसे ही मैंने समझा है, ऐसे ही मैंने आपको समझाया। अब ऐसे समझना बहुत आसान हो गया। देखिए, ये इंफीरियर वेना केवा है जो नीचे ब्लू लाइन है, और इसकी जस्ट अपोजिट जो है वो आपको सुपीरियर वेना केवा है ना। ये लंग्स में जा रही है, ये आपकी पुल्मोनरी आर्टरी है, वो पुल्मोनरी वेन है, सॉरी। फिर उसके बाद जो है वो ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स, तो ये येलो वाले जो दो हिस्से हैं ये आपके जो है वो पुल्मोनरी वेन है। फिर उसके बाद जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है वो आउटा के ज़रिए से निकल रहा है बाहर, है ना। तो बाकी तो आपको लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ऑक्यूस्पिड वाल्व्स, ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड, वो सब आपके पास जो है वो सारे मौजूद हैं आपके पास। यहाँ पर देखिए आपको एक ये जो आउटा का हिस्सा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से खुल रहा है ना, एरो बना हुआ है। तो ये आउटा से नीचे आइए लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है जो पंप मार रहा है ना, यहाँ पे वाल्व्स आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं आवर्टिक वाल्व। आवर्टिक, AORTIC, आवर्टिक वाल्व, है ना। तो यहाँ पे ये आवर्टिक वाल्व के बारे में इस फिगर में हमने एक नया समझने की कोशिश कर ली, इसको बस लग गया आप। अब देखिए, हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। इस स्लाइड के बाद हम लोग जो है वो अपना ऑफ करेंगे। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को वो सारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरा याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए देखिए टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जल्दी से हम लोग याद कर लें। देखिए, हमने अब पीछे देखा है ना, आवर्टा से पूरे बॉडी में हमारे ब्लड गया है। बेसिकली ब्लड हमारा 3 जगहों पे जाता है। एक तो हमने देखा था कि वो लंग्स में गया था, एक जो है वो दिल हमारा खुद अपना ब्लड इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है वो सबको दे देता है,
सबको देता है लेकिन पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। हर सिस्टम जिस चीज़ के लिए है उसमें वो पहले अपनी ज़रूरत पूरी करता है और पूरी ज़रूरत के बाद उसके पास भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, वो फिर दूसरों को देता है। नर्वस सिस्टम अपने के लिए, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो अपने लिए बना के रखता है, बचा के रखता है नहीं है, उसको इस्तेमाल करता है और फिर दूसरों को भी देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने लिए एनर्जी बचा के रखता है, फिर दूसरों को भी देता है। इसी तरीके से हमारा हार्ट अपने लिए भी इस्तेमाल करता है और दूसरों को भी देता है। ये एक इंसान ही ऐसा है, बस जानवर भी ऐसा ही है। अपनी एनर्जी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जितनी ज़रूरत होती है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। इंसान एक अकेला लालची जानवर है जो अपनी ज़रूरत तो पूरी करता ही करता है और साथ में लालच में भर के रख लेता है दूसरों का हक, है नहीं। दूसरा चाहे भूखा मर रहा हो, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हो चाहे ना हो रही हो, उसकी उसे कोई फिक्र नहीं होती, है ना। ये तो जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर दो बैल आपस बराबर बराबर खाना खा रहे हैं और एक नहीं खा रहा, एक खा रहा है, तो उसको जो खा रहा है उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि ये क्यों नहीं खा रहा है, इसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, इसके सर में तो दर्द नहीं हो रहा, इसकी तबीयत कैसी है। वही सेम सिचुएशन हमने और आपने अपनी कर ली है। तो समाज को थोड़ा अच्छा बनाइए, सर्कुलेटरी सिस्टम से थोड़ा सा सीखिए। क्या कि अपनी ज़रूरत का हार्ट ने ब्लड रखा, बाकी सब दे दिया। सोचिए तो ज़रा, अगर वो सारा जमा करके रख लेता या थोड़ा ज़्यादा रख लेता अपने पास जमा करके, तो हमारा और आपका क्या बनता, दूसरे सिस्टम्स का क्या बनता। कार्डियक अरेस्ट हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती ना। तो अब हमारे पास जो है वो ब्लड और फिर वो सारी बॉडी में भी जाता है, वो तीसरा सिस्टम है। तो जब लंग्स में जाता है और लंग्स को सर्कुलेट करता है और लंग्स को रेप्लेनिश करता है, उसको कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हार्ट अपना ब्लड खुद इस्तेमाल करता है तो उसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन। और जब सारे सिस्टम्स को जाता है तो क्या कहेंगे, याद करिए शुरू की एनाटॉमी की क्लास। हाँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक नहीं कहिएगा, सिस्टेमेटिक हो जाता है, गलती से कह देते हैं हम सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक नहीं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब सारे अदर सर्कुलेशन, सारे अदर सिस्टम्स को, सारे सिस्टम्स को सर्कुलेट करना, उसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन तक हम लोग यहाँ तक आ गए थे। आगे की क्लास में हम लोग जो है वो और आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये स्क्रीनशॉट आ गया हमारा। नाउ लेट्स ऑफ फ्रॉम हियर। हमें आपको पता ही है कि हम लोग जो है, जो एक सोशल बुक है जिसको हम लोग कुरान के नाम से जानते हैं, उससे हम लोग जो है वो चीज़ों को अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। मा लकुम ला तनासरून, इसमें लाइफ के बेसिक उसूल दिए हुए हैं। बेसिक उसूल क्या, बेसिक उसूल हम लोग डिस्कस करते हैं। आखिर तुम्हें क्या हो गया जो तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, है ना। तारिक सरस्वी वाले की तरफ से कहा जाता है आपसे, कीप लर्निंग वन न्यू थिंग ईच डे एंड कीप हेल्पिंग अदर्स इन लर्निंग, है ना। तो एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हो भाई, करना चाहिए एक दूसरे की मदद। आखिर तुम्हें क्या हो गया एक दूसरे की मदद नहीं करते। बल्लम तकूनू मुमिनीन, तुम आपस में एक दूसरे की हिफाजत भी नहीं करते, एक दूसरे की सुरक्षा भी नहीं करते। क्योंकि तुम एक दूसरे की सुरक्षा करोगे तो तुम्हारी की जाएगी, तुम एक दूसरे की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद की जाएगी, है नहीं। वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्दो, याद रखना ज़मीन पर केवल वही चीज़ टिका के रखी जाएगी या उसी को टिका के रखा जाएगा जो समस्त मानव जाति की भलाई का होगा, लाभ का होगा। अगर समस्त मानव जाति के लाभ के हम बन के नहीं रहेंगे तो हमें ज़मीन से उखाड़ दिया जाएगा। हम सिर्फ अपने लिए रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो हमेशा इस बात को, इन प्रिंसिपल्स को याद रखिए। एंड थैंक यू ऑल, टेक केयर, कीप लर्निंग वन न्यू थिंग ईच डे एंड हेल्प अदर्स also in learning. Take care. Bye bye.